हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए आपकी एग्जाम आ रही है बहुत नजदीक, और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या है, अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना जी, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, सवाल आना कंफर्म है। और आज का जो टॉपिक होगा उससे 2 से 3 क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और चलते हैं अपने क्लास में। आइएगा जी, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करें कि सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा। उसके लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल नेट वाला भैया के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर चीज की नोटिफिकेशन यूजीसी नेट और पीएचडी से रिलेटेड मिलते रहे। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए, ये रहा हमारा नेट वाला भैया ऐप। आप ऐप डाउनलोड करिएगा, टेस्ट वहां पे होता है, आप टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा आपको कैसा लगता है। ये सारे कोर्सेज हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक का कि सर रिसर्च एथिक्स। सवाल बहुत बेसिक पूछा जाता है, बहुत अच्छा पूछा जाता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि भैया कि जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है तो उस वक्त में कौन सी ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करे जिससे उसका रिसर्च क्या हो, ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स कहने से पहले आप इथिक्स समझिए। इथिक्स क्या होता है सर? एक मॉरल प्रिंसिपल्स है ना, कि एक पर्सन को कैसे उसके बिहेवियर में सही तरीके से आपका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है इथिक्स क्या है। एथिक्स इज आर अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत है दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर। उस पर्सन के बिहेवियर को क्या करता है, चलाता है। और कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी, और उसके एक्टिविटी का क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, तो एथिक्स मतलब एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत होते हैं कि भैया हमको ये चीज नहीं करना है तो नहीं करना है। उसी प्रकार से रिसर्च एथिक्स का क्या मतलब हुआ? रिसर्च एथिक्स कहने का मतलब हुआ कि रिसर्च से रिलेटेड जब आप कोई काम करने जा रहे हो, जब एक कोई रिसर्चर हो जो रिसर्च से रिलेटेड काम करने जा रहा हो, तो उसको उस समय ये बात ध्यान रखना है कि भाई साहब आप जो भी काम करें वो ऑथेंटिक हो, ना कि आपके पर्सनल बायसेस के ऊपर हो, ना कि आपके अपनी पुरानी थॉट के ऊपर हो, ना जो आपका जंक्शन है उसके बेस पर हो। ये सारा चीज नहीं रखना है। तो रिसर्च क्या हुआ? दोज मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द रिसर्च प्रोसेस और बिहेवियर ऑफ द रिसर्चर। तो बोल रहा भाई साहब जो रिसर्चर के बिहेवियर को गवर्न करे या रिसर्च प्रोसेस को गवर्न करे, वही क्या है, वो सारे मॉरल प्रिंसिपल्स जो है वो रिसर्च एथिक्स कहलाते हैं। अब देखो, रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो उसमें ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसे नहीं करना होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे उसे करना पड़ता है। तो अभी हम पहले इसको देखेंगे कि क्या एथिक्स है गुड रिसर्च करने के लिए, क्या चीजें जरूरी है गुड रिसर्च करने के लिए। क्यों इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इससे जो है आपके सवाल बनते हैं स्टेटमेंट वाला। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन से डेफिनेट बनेंगे। बस 2-4 लाइन पढ़ने से आपका काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। देखो क्या बोल रहा है, दी स्टेट वो रिसर्चर ought टू डू और व्हाट शी और ही शुड नाउ अवॉइड। क्या करना चाहिए ये देखिए। तो एथिक्स फॉर गुड रिसर्च, अगर हम गुड रिसर्च की बात करें तो क्या क्या होगा? सबसे पहला बोला रिसर्चर शुड इंटरप्रेट डेटा ऑनेस्टली टू इंश्योर द रिजल्ट आर एक्यूरेट। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं ना तो डेटा कलेक्शन करते हैं, और डेटा को इंटरप्रिटेशन ना गलत करते हैं कभी कभी, है ना। क्या कर देते हैं कि भैया मान लो वो अपने कंप्लीट करने के लिए, अपना फुलफिल करने के लिए रिसर्च की चीजों को, वो क्या करते हैं, डेटा को बढ़ा भी देते हैं, डेटा को घटा भी देते हैं, है ना। अगर 100 डेटा लेना है तो ऐसे 80 कलेक्ट किया, 70 कलेक्ट किया और 30 अपने से डाल दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी होती, ये एथिक्स के अंदर नहीं आता है। ओपननेस टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज इज क्रूशियल। देखो ये क्या कह रहा है कि देखो जब आप रिसर्च करोगे किसी भी टॉपिक पर, चाहे साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो या सोशल साइंस, किसी पे भी हो, तो जब आप रिसर्च करोगे तो जो चीजें आ रही है ना, अगर किसी टॉपिक को लेकर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और वहां पे क्रिटिसिज्म करना है, उसकी आलोचना करनी है, तो आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये डरोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये चीज करना ठीक नहीं रहेगा, या फिर ये दिक्कत आ रही है, नहीं। और अगर कुछ नई चीजें हो रही है तो भी आपको वहां पे उस चीज को बताना चाहिए। मतलब आप कोई बायसनेस नहीं रखेंगे, जो चीज आपके रिजल्ट्स में हो रहा होगा आप उसको लेके चलेंगे। ये कहने का मतलब है एथिक्स, यही कहता है रिसर्च का। तीसरा अगर आप पर्सनल बायसेस शुड बी केप्ट इन चेक। देखो ये बात, खुद की चीजें जो है वो अपना साइड में रखो,
पर्सनल बायसेस जो है वो साइड में रख देना चाहिए, उसको उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना है। काम कर रहे हो बेनिफिट टू द सोसाइटी, तो आपको सोसाइटी के लिए ही काम करना है, ताकि उनके पे जो इंपैक्ट पड़े आपके रिसर्च का वो सही पड़े, वो सही चीज निकल के आए, है ना, गलत चीज ना निकल के आए। ये बात भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इज नेसेसरी टू अवॉइड एरर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आप कोई भी काम हड़बड़ी में किए जा रहे हो, एक पक्ष का बात सुने दूसरा का सुन ही नहीं रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका रिसर्च इंपैक्ट हो रहा है, तो भाई साहब समझ जाइए, क्योंकि आप जो काम करोगे ना, फिर उस रिसर्च को कई लोग, आपके थीसिस को कई लोग पढ़ेंगे, और उस थीसिस के बेस पर फिर अगला नेक्स्ट रिसर्च होगा। तो इसीलिए आप जो काम करो वो केयरफुल होकर करो, थोड़ा सा काम को देखो समझो, और तब एरर्स को अवॉइड करने की कोशिश करो। कह रहा है प्रायर अप्रूवल ऑफ रिस्पोंडेंट इज नेसेसरी बिफोर द डेटा कलेक्शन। ये बहुत अच्छा चीज कह रहा है। देखो, जब भी आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो, डेटा प्राइमरी डेटा हो और सेकेंडरी डेटा हो, आपको लेना तो जाना पड़ेगा जी। तो पर जब भी बात हम डेटा कलेक्शन की करते हैं, तो रिसर्चर क्या करता है, जाता है डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आज हमें डेटा की जरूरत पड़ी, आज हम गए उसके पास बोले अरे अरे हमको डेटा चाहिए दे दो, ऐसा नहीं होता है। आप पहले जाओगे, एक दिन बात करोगे, उसको बताओगे कि आपका क्या क्या टॉपिक है, आप क्यों कर रहे हो ये सब काम, सारा चीज बताने के बाद फिर किसी एक दिन टाइम लेके, और तब उस दिन आप जाकर क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। तो वही कह रहा है कि जो प्रायर अप्रूवल जरूरी है रिस्पोंडेंट का, जिससे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, जिसके पास आप जा रहे हो। रिस्पोंडेंट बोलते हैं जो जिस पर्सन से आप जो रिस्पॉन्ड करेगा, जो आपको डेटा देगा, उसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रिस्पोंडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टडी, डेटा कलेक्शन एंड शेयरिंग इन द बेनिफिट्स। बहुत अच्छी बात कह रहा है ये। तो ये सब क्या है, एथिक्स हैं गुड रिसर्च के। बोल रहा है जिस रिस्पोंडेंट के साथ आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, जिसको लोगे आप, है ना, जिससे डेटा लोगे, उसको सारा चीज पता होना चाहिए कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, किस लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हो, क्या उसके शेयरिंग होंगे और क्या बेनिफिट्स होगा, कहां शेयर करोगे और क्या बेनिफिट्स होगा। तो ये सारी बातें उनको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑथेंटिसिटी शुड बी मेंटेन्ड एंड नो डुप्लीकेट पब्लिकेशंस आर अलाउड। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया ऑथेंटिक होना चाहिए, जो भी आप डेटा ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। कहीं किसी जगह से पब्लिकेशन से आप डुप्लीकेट मत करिए, किसी और के काम को अपना काम बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। और इसी को लेकर प्लेगरिज्म आता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेगरिज्म भी, लेवल्स भी पढ़ेंगे कि क्या क्या हो सकता है आपके प्लेगरिज्म करने की वजह से। कह रहा है कॉन्फिडेंशियली ऑफ डेटा शुड बी मेंटेन एंड नॉट डिस्क्लोज्ड। 100% भाई, जो वो डेटा है, जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक उस डेटा को क्या करना है, आपको सेफ रखना है, ताकि वो डेटा जो है वो किसी अदर लोग जो कोई है वो मिसयूज ना कर ले उस डेटा का, है ना जी। कह रहा केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट हार्म ड्यूरिंग रिसर्च स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपके साथ जो लोग हैं उनका भी, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें हार्म कर सकती है, उसके लिए पहले से हमें मेजर्स अपना के चलने चाहिए। कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी अप्लाइड। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी का आईपीआर है, मान लो कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है ना, तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ट्रेडमार्क है, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब उसका वाला अपना यूज मत कर लो, ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। हाँ, अब क्या कह रहा है, स्मॉल गिफ्ट और इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द रिस्पोंडेंट्स आफ्टर पोस्ट डेटा कलेक्शन। देखो, अगर आपने डेटा कलेक्शन से पहले कुछ गिफ्ट दे दिया रिस्पोंडेंट को, वो घूस कहलाएगा, तो वो रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होगा। लेकिन अगर आपने डेटा कलेक्ट करने के बाद कुछ गिफ्ट दिए, तो वो आपका रिसर्च एथिक्स में आएगा, और वो आप कुछ गिफ्ट उसको दे सकते हैं। ये बात मेंशन किया गया। कह रहा है सेंसिटिव क्वेश्चन शुड बी गिवन टू रिस्पोंडेंट्स नॉट फोर्स्ड। भाई साहब देखो, ऐसा है, जिस सवाल से, जिस क्वेश्चन से आप सामने वाला इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे हो, वो पूछा नहीं जाना चाहिए, उससे उसको फोर्स किया भी नहीं जाना चाहिए। कह रहा है लीगैलिटी ऑफ द प्रोसेस शुड बी मेंटेन। जो लीगल चीज है उसको मेंटेन करना चाहिए, अधेरिंग और रिलेवेंट फ्रेमवर्क्स में। बोल रहा है देखिए, रिलेवेंट जो लीगल चीजें हैं उसी को आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आप ले लो, है ना, कुछ भी उठा के आप उससे पूछ लो, तो वैसा बात नहीं आप कर सकते। ये रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। अब ये छोटी छोटी बातें जो है आप इसको ध्यान रखिएगा, और स्टेटमेंट में जब सवाल पूछ जाएंगे तो इसी से सवाल पूछ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। ठीक है जी, चलिए अब कह रहा है अभी तक तो क्या, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। अब हमें देखना है क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अभी तक हम देखिए क्या हमें करना चाहिए,
अब ना होगा व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या हमें नहीं करना चाहिए जो रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, तो वो क्या चीजें हैं, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म शुड बी अवॉइडेड इन रिसर्च एज दीज आर कंसीडर्ड टू वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तीन चीजें हैं, क्या क्या सर, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ डेटा को, क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ डेटा को, और फॉल्सिफिकेशन बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेटा को, मतलब डेटा घटा देना इज फॉल्सिफिकेशन, डाटा ऐड कर देना इज फैब्रिकेशन, और प्लेगरिज्म बोलते हैं कंटेंट की चोरी, चाहे जिस भी तरीके से करे हो, चाहे अपना करे हो, चाहे किसी और का करे हो, चाहे कहीं और से आप उठा के लेके आए हो, प्लेगरिज्म इज प्लेगरिज्म। और प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या कहलाया जाता है, कह रहे दीज आर नोन एज द थ्री कार्डिनल सिंस ऑफ रिसर्च, ठीक है, तीन रिसर्च के तीन पाप कहे जाते हैं ये सारे, ये वर्ड। आओ हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फैब्रिकेशन मतलब, फैब्रिकेशन बोला इट मींस एडिशन ऑफ डेटा, क्या हो गया, हो गया, मान लो सब रिसर्चर है और रिसर्चर को जरूरत है कि वो जो डेटा कलेक्ट करे उसको 500 डेटा चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, 50 डेटा कलेक्ट किया और 450 अपने से भर दिया, ये क्या है, वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स है, इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या देखो वही कह रहा है यहां पे बात, सपोज अ रिसर्चर नीडेड टू कलेक्ट डेटा 100 रिस्पॉन्डेंट चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन he has been able to connect the only from 90, तो वो 90 से कलेक्ट कर पाया। if he completed the remaining 10 data on his own then it will be known as fabrication। देख रहे हो सीधा सीधी क्या बोल रहा है कि भैया पूरा डेटा खुद से कलेक्ट करो, ऐसा नहीं कि झूठ-मूठ का 10-20 डेटा अपने से डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। एडिशन, फैब्रिकेशन मींस एडिशन ऑफ डेटा, याद रखिएगा, ऐड करना, झूठ-मूठ का डेटा ऐड करना, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। चलिए दूसरा है फॉल्सिफिकेशन, मतलब मैन्युपुलेटिंग दे डेटा, डेटा को मैनिपुलेट कर देना, चाहे उसको हटा देना, चाहे कोई और डेटा ये कर देना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द डेटा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा सपोज द डेटा शोज देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स एंड परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट, बट इफ द रिसर्चर मैनिपुलेट द डेटा टू प्रूव हिज पॉइंट दैट दीज आर रिलेटेड देन दिस विल बी अ केस ऑफ फॉल्सिफिकेशन। मतलब समझ रहे हो, जैसे कह रहा है कि अगर वीडियो गेम्स का और उसका परफॉर्मेंस का जो टाइम स्पेंड किया है उसका कोई रिलेशन नहीं है, और आप अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए जबरदस्ती उसमें से एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, इसको बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। मतलब गलत तरीके से एक रिसर्चर अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए उस स्टडी को कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है, फॉल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। नेक्स्ट क्या है जी, प्लेगरिज्म। अब प्लेगरिज्म क्या होता है सर, प्लेगरिज्म बोलते हैं कंटेंट चोरी को, मतलब किसी और का काम आप अपना दिखा रहे हो, अपना ही काम दोबारा किसी जगह पे दिखा रहे हो, ये सारा चीज क्या है सर, प्लेगरिज्म है ना, प्लेगरिज्म बोलते हैं चोरी। देखो क्या बोल रहा है, प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन्स एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन, ऑफन क्लेमिंग इट एज इट्स ओन वन, है ना। तो खुद का चीज को, मतलब दूसरे का चीज को खुद का काम क्लेम करना और उसका साइटेशन ना देना, ये कहलाता है प्लेगरिज्म। क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म। कह रहा मेनी सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कैन हेल्प चेक प्लेगरिज्म, बिल्कुल सही है, ट्रेसिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ कंटेंट इन लेस देन इन अ मिनट। तो भाई साहब ऐसा ऐसा कंटेंट है ना, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप अगर किसी का कंटेंट चोरी करोगे तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आपका सारा कंटेंट को बता देगा कि तुमने कहां से कंटेंट लिया है, ठीक है। इसीलिए तो टर्निटिन यूज करते हैं और कुंड यूज करते हैं, ड्रिलबिट यूज करते हैं, है ना। ये क्या है, प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर है ना जी। चलिए कह रहा है कॉपिंग वर्क फ्रॉम वन रिसर्च टू अनदर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लेगरिज्म, बिल्कुल सही बात है, कॉपी करना किसी एक जगह से एक रिसर्चर का किसी अनदर पे, तो उसको भी क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। इफ यूजिंग पार्ट ऑफ वन रिसर्च फॉर अनदर इट शुड बी मेंशन्ड इन रेफरेंसेस। 100%, अगर आप किसी रिसर्च का ले रहे हो ना, कोई पार्ट ले रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, कोई उसका कोई टॉपिक ले रहे हो, कुछ जगह से कुछ उठा रहे हो, तो आपको उसको साइटेशन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, साइटेशन करना जरूरी है। और साइटेशन होगा कैसे, तो साइटेशन दो तरीके के होते हैं, टेक्स्ट साइटेशन होता है, एक लॉन्ग साइटेशन होता है, एपी और एमएलए फॉर्मेट, जो भी हम आगे पढ़ेंगे आपको भी उसमें डिटेल में समझाया जाएगा। इंटेक्स्ट साइटेशन में नाम होता है और उसके ईयर होते हैं, और लॉन्ग साइटेशन में क्या होता है, एपीए फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसको, आगे देखेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म की बात करते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म की, सबसे पहला है इंट्राकॉर्पल। अब इंट्राकॉर्पल क्या होगा सर, जब एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का कॉपी करके
सेम सबमिशन कर दे सेम टाइम में। जैसे क्या होता है, जब आप कॉलेज में स्कूल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हो तो क्या करते हो, आप अपने दोस्तों का कॉपी करके सेम वाला प्रोजेक्ट बना के जमा कर देते हो। इसको बोलते हैं इंट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म। ये भी एक तरह का प्लेगरिज्म है जो नहीं करना चाहिए। दूसरा है एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म। अब देखो एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म हो गया जब आप किसी जगह बाहर से कंटेंट को कॉपी को बुक से, किसी जर्नल से, किसी आर्टिकल से, किसी और जगह से कॉपी करके अपना बता के उसको दे देते हो, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेगरिज्म। ठीक है। ऑटो प्लेगरिज्म, ऑटो प्लेगरिज्म कहा जाता है जब आप खुद के काम को खुद के जर्नल से, खुद के बुक से किसी और जगह पर उसी कंटेंट को देते हो और अपना नाम नहीं बताते हो कि भैया ये नया है, एकदम बोलते हो एकदम न्यू है, तो उसको ऑटो प्लेगरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटो प्लेगरिज्म। और मल्टीपल ऑथरशिप का क्या मतलब हुआ कि भैया काम को ये किया और नाम सबका दे रहा है। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग उसके सीनियर हैं, उसके गाइड हैं, सबका नाम दे दिया और काम कौन किया? स्कॉलर किया, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑथरशिप। और ये सब क्या है? ये चारों के चार जो है ये प्लेगरिज्म का टाइप है और इसको नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो लेवल भी होते हैं, प्लेगरिज्म के लेवल भी होते हैं। ठीक है। अच्छा चलो कुछ और प्लेगरिज्म के कॉमन टाइप से देखो। कंप्लीट प्लेगरिज्म होता है जब सबमिट अनदर ऑथर्स वर्क्स इन योर नेम, मतलब पूरा का पूरा काम कोई और किया और नाम अपना डाल दिया। सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म होता है, रेफरेंस क्या है? इनकरेक्ट है, नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मतलब कॉपी करो और पेस्ट कर दो। ठीक है। सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म में बताया मैंने आपको क्या, कि अपने ही काम को आप किसी सोर्स में किसी जगह पे नया दिखा रहे हो कि एकदम न्यू है। पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होता है जब आप किसी सॉफ्टवेयर से पैराफ्रेज कर लेते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हो। मोसेक प्लेगरिज्म होता है जब समवन एल्स फ्रेजेस अ टेक्स्ट इन आपके, देखो इसको बोलते हैं दूसरा अपना काम तुम लिख के दे दिए, अब उसको फ्रेज कर दिया कोई और आपको दे दिया। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म मतलब अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग हो जाता है। और इनएक्यूरेट ऑथरशिप बोलते हैं जब आप उसके ऑथर नहीं है उस चीज के, आपने ना कोई काम किया, कुछ भी नहीं किया और वहां पे आपको नाम मिल गया। तो ये है कॉमन टाइप्स। बेसिक प्लेगरिज्म में कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आ जाओ मेन अप्रोच टू रिसर्च एथिक्स। ठीक है। अब रिसर्च एथिक्स के 3 अप्रोच बताए गए हैं। कौन कौन सा? सर एक तो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच बताया गया। क्या होता है ये? इन्होंने कहा डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है? कहता है भैया आप ना एक यूनिवर्सल कोड बनाओ रिसर्च एथिक्स डिसीजन के लिए, एथिकल डिसीजन के लिए क्या बनाओ? यूनिवर्सल कोड बनाओ। ठीक है। ताकि सब कोई जो है उस पे काम कर जाए। अगर एक यूनिवर्सल चीज बन जाएगी तो आप सब कोई क्या कर पाएंगे? सब कोई काम कर पाएंगे। उसके बाद है एथिकल स्केप्टिज्म, मतलब ये कह रहा है एथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल बट आर द रिलेटिव वंस ऑन पर्टिकुलर कल्चर एंड टाइम। तो बोल रहा है ये रिलेटिविज्म पर बेस्ड है। किस पे? रिलेटिविज्म कि भैया जो आपका कल्चर है, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं उसके बेस पर आप एथिकल स्केप्टिज्म अप्रोच बनाइए। और तीसरा है यूटिलिटेरिज्म। यूटिलिटेरिज्म क्या है? तो कह रहा है डिसीजंस रिगार्डिंग एथिक्स इन रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो ये कह रहा है कॉस्ट और बेनिफिट के बेस पर आप देखिए कि रिसर्च है। अगर क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सीड एक्सपेक्टेड रिस्क, तो स्टडी क्या है? एथिकल माना जाएगा। अगर बेनिफिट आपका जाना है, रिस्क से ज्यादा बेनिफिट है, रिस्क से ज्यादा, सॉरी रिस्क से ज्यादा ना, रिस्क से ज्यादा बेनिफिट है, तो हम मान लेंगे कि क्या है सर, एथिक्स जो है वो आपका बेनिफिट है। रिसर्च क्या बोल रहा हूं, एथिक्स, रिसर्च का जो एथिक्स है वो सही है। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 3 अप्रोच बोला जाता है। डिओन्टोलॉजिकल जो यूनिवर्सल कोड की बात करता है, एथिकल स्केप्टिज्म जो बात करता है रिलेटिविज्म की, और यूटिलिटरिज्म बात करता है रिस्क और बेनिफिट की, कि भैया अगर रिस्क ज्यादा है बेनिफिट कम तो ये रिसर्च एथिक्स में नहीं आएगा, लेकिन अगर रिस्क कम है बेनिफिट ज्यादा है तो ये इस अप्रोच को आप बना के रखिए। ठीक है। चलो अब इसी को लेकर ना एक बेलमेंट रिपोर्ट आया था, रिसर्च एथिक्स को लेकर एक बेलमेंट रिपोर्ट आया था, जिसमें बात करी गई है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की, कि जिस भी आप रिसर्च करने जा रहे हो और जहां पे सामने वाला रेस्पोंडेंट है तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या बोला? रेस्पेक्ट फॉर द पर्संस। ठीक है। जैसे इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड एज ऑटोनोमस एजेंट्स, पर्सन और डिमिनिश्ड ऑटोनॉमी आर बोर्ड। देखो सीधा सीधी बात समझो यार, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी इंसान जो आपके रिसर्च के लिए आपकी मदद कर रहा है उसको उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। बेनिफिशियंस मतलब ये क्या कह रहा है? पर्सन को इथिकली और उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अब वो जो बोल रहा है वही मानो, ऐसा नहीं है कि
वो आप उससे डेटा ले जा रहे हो और आप बोल रहे हो भैया ये भी लिखो, ये भी लिखो, ऐसा नहीं करना है। तो ये बात। और तीसरा जस्टिस की बात किया इसने, क्या बात कही है? जस्टिस का। तो रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, बेनिफिसेंस और जस्टिस, ये तीन चीजें बात करी है बेलमेंट रिपोर्ट में, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म। कई बार सवाल पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 लेवल है। लेवल 0 जिसमें आपको 10% तक का छूट दिया जाता है कि अगर आपका कंटेंट 10% तक किसी से कॉपी है तो चल जाएगा। माइनर सिमिलरिटीज है और यहां कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है जी। लेवल 1 में क्या है? सिमिलरिटीज 10 से 40% के बीच में है। सच स्टूडेंट जो है इसको क्या किया जाएगा? बोला जाएगा भैया फिर से बना के लेके आओ, फिर से आप अपना थीसिस को कंप्लीट करिए और 6 मंथ के अंदर, मतलब टाइम ज्यादा नहीं देगा, ठीक है। लेवल 2 में जो है वो 40 से 60%, अगर किसी का 40 से 60% है तो भैया उसको डिबार कर दिया जाएगा, मतलब वो फिर थीसिस नहीं जमा कर सकता है, बैन हो जाएगा, ठीक है, 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और लेवल 3 में अगर आ गया 60% से ज्यादा अगर किसी का कोई कंटेंट में है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहां 2 चीजें हैं सर, क्या सिर्फ रिसर्च स्कॉलर को प्रॉब्लम होगा या फिर आपके पीएचडी गाइड को भी प्रॉब्लम होगा? आगे देखो, अगर हम बात करें लेवल 1 पे तो ये बात, अच्छा 2 चीजों पे प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। किस पे? एक तो थीसिस पे, या थीसिस और डिसर्टेशन पे, और दूसरा जो है पेपर पे, जो आपके रिसर्च पब्लिकेशंस करते हैं उस पे। तो अगर 10% तक लेवल पे रहे तो कोई पेनाल्टी नहीं होगा, ये चलता है, इतना माना जाता है कि चलो ठीक है। लेकिन लेवल 1 पे गए 10 से 40% के बीच में तो थीसिस और डिसर्टेशन के लिए आपको 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा, बोला जाएगा फिर रीसबमिशन कीजिए, ठीक है। और रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए बोला जाएगा कि भैया आप इसको बढ़िया से लिखिए, इसको विड्रॉ कर लीजिए। लेवल 2 पे अगर आप चल गए, मतलब 40 से 60% पर चल गए तो थीसिस और डिसर्टेशन के लिए 1 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा। और एकेडमिक पब्लिकेशंस के लिए आपको क्या बोला जाएगा? भैया आप फिर से इसको लिखिए और अच्छे से करिए, और कोई भी जो सुपरवाइजर होंगे, ठीक है, उनको रोक दिया जाएगा कि वो 2 साल तक किसी को पीएचडी ना करा सकें। तो यहाँ इंपैक्ट किसका? स्कॉलर के साथ साथ पीएचडी गाइड का भी है, इसलिए बच के रहना, है ना। 40 से 60% वाले में मत जाना। चलो लेवल 3 क्या है? अगर 60% से ज्यादा चोरी किया है अपने कंटेंट का तो क्या होगा? सर थीसिस वाले में तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा आपका। इसके पहले वाले में रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं था, उसको बैन किया था 1 साल के लिए, और उसके गाइड को जो है 2 साल के लिए बैन कर दिया कि पीएचडी नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर 60% से ज्यादा आपने चोरी किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा, आप जिंदगी भर पीएचडी नहीं कर पाओगे। और जो गाइड होंगे वो 3 साल तक उस पीएचडी कराने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस में भी 60% से ज्यादा चीजें मिली तब। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे सवाल पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। देखो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस पार्ट है बिब्लियोग्राफी का। कैसे? अब रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का मतलब वो सारे सोर्सेस जिसको आपने साइट किया है अपने रिसर्च वर्क में, ठीक है, तो उसको बोलता है रेफरेंसेस। लेकिन बिब्लियोग्राफी क्या है? सर बिब्लियोग्राफी वो सारे सोर्स हैं जिसको आपने पढ़ा जरूर है लेकिन साइट नहीं किया। ध्यान समझिएगा, 2 चीजें। रेफरेंस क्या है? सर रेफरेंस क्या है? बिब्लियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। अब हम ऐसा है कि हम 1000 या 100 मान लो कि हम लिटरेचर रिव्यू किए हैं। अब 100 लिटरेचर रिव्यू में अपने रिसर्च पर हमने 20 लोगों का जो है वो नाम मेंशन किया है, तो वो रेफरेंसेस में जाएगा। लेकिन अगर 100 चीज हमने पढ़ा है वो बिब्लियोग्राफी में जाएगा। वो कहां जाएगा? बिब्लियोग्राफी में जाएगा। देखो इसको पढ़ो, समझो क्या कहता है। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस that you have cited in your text of your document। आपने डॉक्यूमेंट में जिसको साइट किया है वो रेफरेंसेस है, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी क्या कहता है? कह रहा है इज अ लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस दैट यू हैव कंसल्टेड बट नॉट साइटेड while वर्किंग ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो जो चीज आपने कंसल्ट किया, पढ़ा, देखा, लेकिन उसको साइट नहीं किया वो बिब्लियोग्राफी, और जिसको साइट कर दिया वो रेफरेंसेस में। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। क्लियर है जी। अब है एपीएस स्टाइल और एमएलए स्टाइल। अब देखो एपीएस स्टाइल जो है सोशल साइंस में यूज होता है और एमएलए जो है ह्यूमैनिटीज में यूज होता है, ठीक है। टाइटल क्या होगा? कह रहा था टाइटल इन इटैलिक्स ओनली व्हेन द मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स आर पुट इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे इसको लिखता है वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ टाइटल जो है ऑल मेजर वर्ड्स में होते हैं। सोर्स पेज क्या होगा? रेफरेंसेस लिंक्स पर, और ये वर्क साइटेड। सोर्स पेज टाइटल एज ए
वर्क साइटेड। कह रहा लास्ट नेम पहले हम यूज करेंगे, सबसे पहले क्या लास्ट नेम ऑथर का यूज करते हैं, यहां फुल नेम यूज होता है। ऑथर नेम, ईयर, पब्लिकेशन इज यूज्ड फॉर इन टेक्स्ट साइटेशन। देखो इन टेक्स्ट साइटेशन में क्या यूज करते हैं सर, आपका ऑथर का नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये दो चीज क्या कहलाता है इन टेक्स्ट साइटेशन। और कॉमा आर यूज्ड इन टेक्स्ट साइटेशन, कॉमा भी यूज करते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन में, बिल्कुल। यहां ऑथर का नेम और पेज नंबर लिखा जाता है, नो यूज ऑफ कॉमा, कोई कॉमा का यूज नहीं है। अब देखो कैसे होगा, मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा। देखो यहाँ टाइटल पेज रिक्वायर्ड है, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ डबल स्पेसिंग चाहिए या यहाँ भी डबल स्पेसिंग चाहिए, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन और 12 फॉन्ट होना चाहिए, एक का मार्जिन है, यहाँ भी वही चीज है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज किया जाता है एपीए में, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है। जैसे इन टेक्स्ट साइटेशन में क्या यूज होगा, देखो जॉन 2018 कॉमा, ठीक है, और यहाँ जॉन 17 पेज नंबर लिखा जाएगा, बस इतना ही लिखा जाएगा। यहाँ नाम, ईयर और पेज नंबर, और यहाँ नाम और पेज नंबर सिर्फ। देखो इन टेक्स्ट साइटेशन कोटेशन में क्या होगा सर, जॉन 2018 और यहाँ पे सिर्फ पेज नंबर, ठीक है। ये होगा साइटेशन में अल्फाबेटिकल और ये भी अल्फाबेटिकल होगा। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस दिया जाता है, यहाँ वर्क साइटेस दिया जाता है। देखो नाम, अब देखो इसका काम कैसे होता है। अडोनावी रोथ 2010, देखो ये टॉपिक लिखा और फिर उसके बाद सारा चीज लिख दिया, ठीक है ना, या लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर, पहले यहाँ ईयर नहीं दिया, देखो नाम दिया, ठीक है, तीनों का, और डायरेक्ट टॉपिक पे आ गया, ईयर नहीं दिया, ईयर यहाँ बाद में होगा। देखो ये देखो, तो एपीएस स्टाइल में ईयर पहले होता है, नाम के बाद ईयर होता है, तब टॉपिक होता है। और एमएलएम स्टाइल में याद रखिएगा लास्ट में ईयर होता है, पहले नाम फिर टॉपिक होता है, ठीक है, याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखिए, ये मेन 4 टर्म्स है, जब आप फुटनोट्स या रेफरेंसिंग करते हैं, सवाल इससे पूछा गया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप टर्म्स यूज करते हैं ना फुटनोट्स में, रेफरेंस में, तो इन सब टर्म्स का यूज किया जाता है। इबिड, इबिड बोलता है एबिडम, लैटिन वर्ड है एबिडम, जिसका मतलब होता है मीनिंग द सेम, ठीक है। जैसे कोई चीज आप किसी बुक से या जर्नल से साइट करते हैं अपने काम में, तो एक जगह से 2-3 बार अगर आप यूज करते हैं ना, तो वहां लिखा जाता है इबिड। क्या लिखा जाता है, इबिड, है ना। देखो कह रहा है इट रेफर्स टू द सेम ऑथर एंड सोर्स, एग्जांपल बुक्स एंड जर्नल। देखो अगर मान लो हम पहला पेज में एक जगह से लिए, सेम जगह से, और फिर वही चीज थर्ड पेज में भी लिए, तो हम इबिड वर्ड यूज करते हैं वहां, ठीक है। इसका मतलब होता है सेम, मीनिंग दी सेम। ऑफसेट होता है, उसका लैटिन वर्ड है ऑप्सस सेटेटम, जिसका मतलब होता है जो काम किया है वो। पहले इट रेफर्स टू द रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय सेम ऑथर, तो सेम ऑथर का जो काम दिखाएं वो यहां ऑप्सिट यूज करते हैं। लॉक्सिट होता है लोकोसिटाटो, इसका मतलब होता है प्लेस साइटेड, जहां से आपने कह रहा है इट इज अ फुटनोट या एंड नोट टर्म यूज्ड टू रिपीट द टाइटल एंड पेज नंबर ऑफ द गिवन वर्क। तो ये टाइटल और पेज नंबर के लिए आता है। देखो ये क्या ऑप्सिट क्या था सर, ये जो था ये वर्क साइटेड के लिए था, ऑथर के लिए था, ये जर्नल के लिए था कि जर्नल से जब आप उठाएंगे सेम जर्नल से तो इबिड यूज करेंगे। लॉक्सिट मतलब जब आप फुटनोट एंड नोट पे रिपीट करेंगे टाइटल और पेज नंबर को तो यूज करेंगे। और एटल होता है रेफर्स टू अदर्स, ठीक है, जब आप रेफर करेंगे नंबर ऑफ पीपल को तो एटल वर्ड यूज किया जाता है, ETAL, जिसका मतलब यहां पे आपका 4 चीजें खत्म हुई। तो ये जो टॉपिक था ना, इससे आपका मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।